हेलो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया कोर्स दैट इज़ रिलेशन। हमने ऑलरेडी सेट पढ़ लिया है और सेट के बाद अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ रिलेशन, क्योंकि सेट मैंने बिगिनिंग में पढ़ाया था। उस टाइम पे हम रिलेशन और फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके ऊपर से चले जाते थे, क्योंकि आप उस लेवल पे इतने मैच्योर्ड नहीं रहते हैं कि आप रिलेशन और फंक्शंस को उस सेट के पढ़ने के टाइम पे अंडरस्टैंड कर लेते। इसलिए हम क्या करते हैं, सेट को पहले पढ़ा देते हैं और फिर रिलेशन और फंक्शन को इधर लास्ट में पढ़ाते हैं। करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रिलेशन। तो अब रिलेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, रिलेशन ये कंप्लीट लेवल पे पढ़ेंगे। कंप्लीट लेवल पे मतलब आपका 11 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। क्योंकि क्या है कि 12 के सिलेबस में ये रिलेशन आगे लेवल पे 12th में आ जाते हैं, स्टेट में ये 11th में आ जाते हैं, और फिर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ेंगे जो एडवांस लेवल पे IIT JEE में पूछे जा सकते हैं। मतलब इन ऑल वी विल स्टडी द रिलेशन इन कंप्लीट वे फॉर IIT एंड JEE प्रिपरेशन, राइट। तो बस हो गया। इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, आप 11 प्लस 12 प्लस ये हो गया, इसमें भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है। तो रिलेशंस के पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसके बारे में आइडिया हो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपको ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा। तो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स क्या होते हैं आपको सबको मालूम है, ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स होते हैं। इसमें इसका मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे है और ये सेकंड पोजीशन पे है, अगर ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है तो। ठीक है। और सिंपली आप इससे भी बात कर लेंगे कि आप एक्स वाई प्लेन में अगर देखते हैं, एक्स वाई प्लेन में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो कोई भी पॉइंट जो होता है ना वो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि जो कोऑर्डिनेट्स है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड कोऑर्डिनेट हमेशा वाई को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा तो होता नहीं है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड एक्स को, ऐसा बिल्कुल ही होता है, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट एलिमेंट का कुछ अपना सिग्निफिकेंस है और सेकंड एलिमेंट्स का कुछ अपना सिग्निफिकेंट है। बिकॉज ऑफ दैट दे आर कॉल्ड एज ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स। गॉट द पॉइंट। ठीक है। तो अब अगर इसकी बात करें, जैसे ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है 2,3, तो ये कभी भी 3,2 के इक्वल नहीं होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अब आपको देखो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे मैंने एक सेट ले लिया 2,3, तो अब जहां पे आप करली ब्रैकेट यूज करते थे, ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स नहीं है। तो अब इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेट में पहले एलिमेंट लिखो या फिर दूसरा एलिमेंट लिखो, फर्स्ट कोई भी एलिमेंट्स को आप फर्स्ट लिख सकते हैं। करेक्ट है, उसमें कोई ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है जो हमने करली ब्रैकेट में लिखा था। और यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स यूज हो रहा है। तो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स की खासियत ये है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट का अपना सिग्निफिकेंस है और सेकंड एलिमेंट्स का अपना सिग्निफिकेंट है। तो इसमें अच्छा दूसरा एक और पॉइंट कि जैसे ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है, ये किसी सर्टेन कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं। तो जैसे मान लें ए कॉमा बी, एक ऑर्डर पेयर किसी सी कॉमा डी के तभी इक्वल होगा जब ए इक्वल टू सी होगा या बी इक्वल टू डी होगा। अगर ये होगा तभी हम बोलेंगे कि ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है। इन जनरल 2,3, 3,2 ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ये सब फंडामेंटल्स है। वी कैनॉट कंपेयर ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स, ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि ये ग्रेटर देन सी कॉमा डी है या फिर ए कॉमा बी इज लेस देन सी कॉमा डी है, ऐसा कोई रिलेशन, या इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, ऐसे रिलेशन आपने नहीं देखे होंगे। ठीक है, इक्वल टू में हम कंपेयर कर सकते हैं, पर वो एक्चुअली में वही बात हो गई है कि ए कॉमा बी और सी कॉमा डी दोनों एक ही ऑर्डर पेयर है, कोई डिफरेंट ऑर्डर पेयर है नहीं। करेक्ट है। तो ये अपने आप से ही वो कंपेयर हो रहा है बस, और कुछ नहीं, किसी दूसरे से तो बिल्कुल कंपेयर नहीं हो रहा है। तो फाइन, तो ये एक है। और बिकॉज ऑफ दैट हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी कंपेयर नहीं, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने ये बोला था और वहाँ पे ये पॉइंट्स नोट कराया था कि वी नेवर कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, की कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बड़ा है या किससे छोटा है, याद आ गया होगा आपको। करेक्ट है। तो ये खास बात। उसके बाद में एक ऑर्डर ट्रिपलेट भी होता है, चलिए उसको भी लिख लीजिए, ऑर्डर ट्रिपलेट। तो ये आपका स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जब कोई पॉइंट
स्पेस में है जिसमें कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ऑर्डर ट्रिपलेट में लेते हैं। ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट विच हैज देयर सिग्निफिकेंट, दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट, सेकेंड इज वाई कोऑर्डिनेट एंड थर्ड इज जेड कोऑर्डिनेट। बस ये इसका अपना सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे भी इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट, करेक्ट है। तो ये ऑर्डर में है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स और ऑर्डर ट्रिपलेट। और अब यहाँ से हम डिफाइन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को। आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना, ठीक है। तो फाइन, अब अगर आपके पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें तो ये एक्चुअली में सेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज अगेन अ सेट, लेकिन इट इज इन सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स। मतलब अब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे ना वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, करेक्ट है। हाँ, तो अब देखिए कैसे कि अगर मान लीजिए मैंने ए ले लिया इस प्रकार से, ए इज 1,2 और बी मैंने ले लिया 3,4। अब आप देखेंगे कि ये सेट है, ये सिंपली सेट है। आपने रिप्रेजेंटेशन में भी नोट करेंगे तो ए को मैंने करली ब्रैकेट में लिखा है, बी को भी करली ब्रैकेट में लिखा है, एलिमेंट्स को इस प्रकार से लिखा है, उनके बीच में इन्वर्टेड कॉमा दिया है, सेट है। अच्छा, ये ए क्रॉस बी भी एक सेट होगा। अब ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट्स होंगे ना वो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स होंगे। अब ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स को मैंने देखो ये सेट के लिए करली ब्रैकेट, और ये देखो ये कैसे लिखा, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, और ये करली ब्रैकेट। तो ये करली ब्रैकेट शोज दैट दिस ए क्रॉस बी इज अ सेट। अब इसमें क्या है, ये एलिमेंट्स है और वो एलिमेंट्स कैसे, ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली में सेट है, बट इट इज अ सेट ऑफ एन ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स। क्लियर, क्लियर है। अब ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है, इसका ये मतलब है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से आ रहा है, ए क्रॉस बी है तो, और सेकंड एलिमेंट वो बी से आ रहा है, ये बात करेक्ट है। तो इस प्रकार से अगर बी क्रॉस ए होगा ना, तो बी क्रॉस ए होगा तो ये बी कॉमा ए वाला ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स होगा, जिसमें से बी यानी इस ऑर्डर पेयर एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट सेट से आ रहा है, गॉट द पॉइंट। और सेकंड एलिमेंट ए जो है वो ए से आ रहा है। इन जनरल कभी भी ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा इन जनरल। जनरल मतलब समटाइम्स ये इक्वल हो सकता है जब ए और बी दोनों एक ही सेट है, जब ए और बी दोनों एक ही सेट है। जैसे ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं ए के साथ में ही, तो ए क्रॉस ए इधर से बोलो चाहे ए क्रॉस ए उधर से बोलो, तो अगर ए और बी डिफरेंट है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए डिफरेंट होने से ये इक्वल नहीं होंगे, करेक्ट है, फाइन। तो अब आपने ये तो नोट कर लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली में सेट है और सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है। तो इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी को देखेंगे, ए क्रॉस बी। तो पहला है आपको एलिमेंट्स लेना है ए का, और फिर उसके साथ में जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में वो बी से होगा। तो कॉम्बिनेशन क्या कहेगा, 1 3 1 4, ये दो ऑर्डर पेयर बनेंगे 1 के साथ में, जिसमें से 1 ए से। अच्छा, अब 2 ले लीजिए, तो 2 लिया तो ये 3 और ये 2 और ये 4, करेक्ट है। अभी देखो ये सब ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स और इसमें ये करली ब्रैकेट में दे दिया, करली ब्रैकेट में दे दिया मतलब ए क्रॉस बी एक सेट है जिसमें कि 4 डिफरेंट एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 3 1 4 2 3 2 4, ईच एलिमेंट इज एन ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स, करेक्ट है, फाइन। तो अब बी क्रॉस ए निकालना है तो सिंपली तो इसको पलटा दीजिए, 3,1 हो जाएगा, 4,1 हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा, 4,2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं और बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं, दोनों डिस्टिंक्ट है। अभी अभी मैंने बताया 1,3 3,1 दोनों सेम नहीं है, करेक्ट है, फाइन। तो स्टूडेंट ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसकी स्टडी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसकी स्टडी को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे उसको देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे ए क्रॉस बी में, तो वो डिपेंड करेगा कि ए में कितने एलिमेंट्स है और बी में कितने एलिमेंट्स है, करेक्ट है। तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कुछ जनरल से मैं एग्जांपल लेता हूँ, जिसमें से अभी फर्स्ट एग्जांपल भी मैंने लिया तो एक आपको आइडियाज आ जाएगा कैसे। जैसे मैंने ए में ले लिया सिर्फ एक ही एलिमेंट 2 ले लिया, और बी में ले लिया मैंने 1,3 2 एलिमेंट्स ले लिया, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो गए, देखो 2 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ में, 2 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ में। तो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए 1 है, यहाँ एन ऑफ बी कितना है,
एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ 2 है, और यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में 2 आया, और 2 को कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2। चलिए एक एग्जाम्पल के बाद में दूसरे एग्जाम्पल को भी चेकआउट करते हैं तो वो बात क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ अब इसको दूसरे लिखते हैं। अगर मान लिया ए को मैंने इस बार 1,2 ले लिया और बी को मैंने 3,4,5 ले लिया, ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, देखो 1 का कॉम्बिनेशन इनके साथ में 1 3 1 4 1 5, फिर 2 का कॉम्बिनेशन 2 3 2 4 2 5 हो गया। तो अब आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एन ऑफ ए क्रॉस बी 6 है, जिसको मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 2 एक्चुअली में एन ऑफ ए है और 3 एक्चुअली में एन ऑफ बी है। तो आपको ये बात अब पूरी तरह से क्लियर हो गई कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ये है स्टूडेंट्स। तो अब इससे आपको ये बात पूरी तरह से श्योर हो गए कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में होंगे और बी में होंगे उन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए तो वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे ए क्रॉस बी में। फार्मूला क्लियर है? तो मान लीजिए एन ऑफ ए इक्वल टू पी, एन ऑफ ए इक्वल टू पी और एन ऑफ बी इक्वल टू क्यू। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा पी इंटू क्यू। आप इसको पी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? फाइन। तो स्टूडेंट्स अब इस केस को और आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में। क्योंकि ये सेट्स है तो इसके भी तो सबसेट्स होंगे ना, होंगे, करेक्ट है। सेट के सबसेट्स होते हैं, उसी प्रकार से इस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि एक्चुअली में सेट है उसके भी सबसेट्स होंगे। तो अब सबसेट्स की बात करेंगे। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको फिर से हम नोट करेंगे और फिर सबसेट्स की बात करेंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। आप सेट थ्योरी से इसको आगे डिस्कस कर सकते हैं, कोई इश्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी आपने एक नोट किया है, फर्स्ट पॉइंट करके नोट कर लीजिए कि इफ एन ऑफ ए इक्वल टू पी, करेक्ट है, एन ऑफ बी इक्वल टू क्यू, करेक्ट है। तो यहाँ से मुझे मिला एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू पी इंटू क्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर 1 पॉइंट। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 टू द पावर पी क्यू हो जाएगा। क्यों, करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि आपको ये सेट थ्योरी में मालूम है कि अगर एक सेट में एन एलिमेंट्स होते तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 टू द पावर एन होते, करेक्ट है। बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेके जाना है। जैसे माना जाए एन ऑफ ए इज एन, अभी सिंपल सेट्स की बात कर रहे हैं, तब इसके टोटल सबसेट्स कितने होते थे? इसके टोटल सबसेट्स होते थे 2 की पावर एन, करेक्ट है क्या? हाँ जी। अब इस टोटल सबसेट में सारे सबसेट्स आ गए, एम्प्टी सबसेट्स, नॉन एम्प्टी सबसेट्स सब आ गए। तो अभी एक काम करेंगे कि यहाँ पे पूरे सबसेट्स आ गए ए क्रॉस बी में, जिसमें से एक एम्प्टी भी है। तो बचे हुए जो हो जाएंगे वो टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट्स हो जाएंगे। तो अगर इसी क्वेश्चन में घुमा के पूछ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये तो 2 टू द पावर पी क्यू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए, जिसमें सारे सबसेट्स आ गए, एम्प्टी भी आ गया और नॉन एम्प्टी भी आ गया। हमको सिर्फ नॉन एम्प्टी चाहिए और एम्प्टी सेट्स को हटा देना है। एम्प्टी सेट तो एक ही होगा, तो 2 टू द पावर पी क्यू -1, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, नोट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of A cross B that contains at least 2 elements। अब आ गए मैं एटलीस्ट वेराइटी में। अब आप लोगों को एटलीस्ट वेराइटी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है कि ये एटलीस्ट वेराइटी आती है किसी न किसी क्वेश्चंस में, हर चैप्टर में, हर टॉपिक में इसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं और वो आपको अब करना आता है। मतलब एक ऐसा सबसेट चाहिए जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स हो, मतलब कम से कम 2 ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स हो, 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो। सिंगल ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट्स नहीं चलेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे एन ऑफ ए क्रॉस बी पी क्यू है, मतलब इसका मतलब सिंगल ऑर्डर पेयर वाले जो सेट्स होंगे वो पी क्यू होंगे, करेक्ट है कि नहीं? और उसमें से फिर एम्प्टी वाला भी एक सेट होगा, उसको भी हटा देंगे। तो मतलब जब एटलीस्ट 2 की बात कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट दैट इज 2 टू द पावर पी क्यू, इसमें से सिंगलटन सेट को हटा दो।
अब सिंगलटन सेट कैसे बनेगा, देखो माइनस, पहले तो लिख दो एम्प्टी सेट माइनस सिंगलटन सेट। अब इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। ये बात तो समझ में आएगी कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स वाले जो सबसेट्स है, मतलब जिनमें कि कोई एक ही ऑर्डर पेयर होते हैं, वैसे वाले सेट जो कि सिंगलटन सेट कहलाएंगे वो नहीं आएंगे। डेफिनेटली एम्प्टी वाले सेट्स भी इसमें नहीं आएंगे। तो फिर ये इस प्रकार से होंगे। अब इसको लिखने का तरीका कैसा होगा, तो स्टूडेंट्स अभी क्या करेंगे, आपने ये पढ़ा है, क्या बोलते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे। इसको नोट कर लेना प्लीज। अब इसको आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, इससे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो कैसे, मान लिया जाए आपके पास में एनसीआर का क्या मीनिंग है, एनसीआर का मीनिंग होता है, ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब सेट थ्योरी पढ़ाया था तो हाउ टू यूज द एनसीआर कॉन्सेप्ट इन सेट थ्योरी, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। एक काम कर लेना आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट और इस चैप्टर के पहले इसको जरूर रिवाइज कर लेना, सेट थ्योरी को वर्बली आपके पास में जो नोट्स है उससे। फाइन, तो एनसीआर का मतलब है सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, ओके, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, करेक्ट है, ये होता था। तो अब अगर मान लिया किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो वहां से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, करेक्ट है, तो ये एनसीआर से हम देंगे। तो मान लिया जाए n ऑफ a इक्वल टू 2 और n ऑफ b इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब n ऑफ a क्रॉस b कितना होगा, बोलो, n ऑफ a क्रॉस b 8 होगा। अब इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, बोलो, इसके टोटल नंबर ऑफ a क्रॉस b की बात करो, सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 8 होंगे, करेक्ट है क्या, ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन बनेगा, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, करेक्ट है। हम हमेशा क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को रट लेते हैं, और छोटा सा चीज जब नॉन एम्प्टी आता है ना, तो नॉन एम्प्टी के ऊपर कभी कंसंट्रेट ही नहीं किया और क्वेश्चंस को वैसे लिख देते, आंसर 2 टू द पावर 8 ना, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8 माइनस 1, क्योंकि एम्प्टी सेट्स को हटा देना है। और ऐसे ही अब आप क्वेश्चन आगे बढ़ा दीजिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी which contains at least 2 elements, करेक्ट है। तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स कंटेन करना है, मतलब 2 टू द पावर 8, टोटल में से एम्प्टी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जितने सिंगलटन है, क्योंकि यहाँ पे 8 एलिमेंट्स है तो 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसको लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। तो देखो ये 8C0 जो कि 1 होता है, और ये 8C1 जो कि 8 होता है, करेक्ट है। अब आप आ गए एनसीआर के कॉन्सेप्ट में, आपको ये पूरी तरह से बात क्लियर है कि ये एनसीआर के कॉन्सेप्ट में हमने वहाँ पे भी सेट में देखा था और यहाँ पे भी देखा। अगर ये प्रोसेस को अपनाते हो तो अब आपके क्या हो जाता है कि जो जिस सेट में सब ज़्यादा एलिमेंट्स है, जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ये एनसीआर के कॉन्सेप्ट से आप उसको बहुत आसानी से बना सकते हो, करेक्ट है। तो अगर मान लीजिए एटलीस्ट 3 एलिमेंट वाला प्रॉब्लम आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विच कंटेन्स एटलीस्ट 3 एलिमेंट, चलो नोट कर लीजिए। तो फार्मूला बनाओ, यस करेक्ट, 2 टू द पावर 8 माइनस 8C0 जो सिंगलटन सेट के लिए, क्योंकि वो 8C0 का फार्मूला 1 ही आएगा। फिर सिंगलटन सेट 8C1 8, और फिर ऑर्डर्ड पेयर वाले जो जिसमें 2 एलिमेंट्स है उनको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एटलीस्ट थी। अब उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसीलिए उसको कैलकुलेट करने के लिए 8C2 हो जाएगा, बहुत आसानी से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा माइनस 8C2। तो बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं जो ऑलरेडी मैंने टेस्ट में भी पूछा है, और ये वो क्वेश्चन है, अ सेट हैज 4 एलिमेंट्स एंड बी हैज 2 एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्चुअली में एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। अब मुझे इसके सबसेट्स की बात करना है, ए क्रॉस बी के दैट कंटेन्स एटलीस्ट 3 एलिमेंट, कम से कम 3 एलिमेंट्स होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में से आपको सिंगलटन सेट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और एम्प्टी सेट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जो सेट जिसमें कि 2 एलिमेंट्स है उनको सब्ट्रैक्ट करेगा। अब इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं आप सबको मालूम है, तो इसका फाइनली आंसर आता है 219। तो देखिए इसको बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट है। तो फाइन स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस एटलीस्ट एंड एटमोस्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस। आपको ये समझ में आया कि एन ऑफ ए में जितने एलिमेंट्स है या एन ऑफ बी में जितने एलिमेंट्स, अकॉर्डिंग टू दैट
एन ऑफ ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होते हैं। ये बात क्लियर हो गई है, कोई इशू नहीं। अब थोड़े कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स करके इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए ए इक्वल टू 1 क्रॉस 1 एंड -1 है, तो अगर मुझे ए क्रॉस ए निकालना है तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 1 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ में, 1 का कॉम्बिनेशन -1 के साथ में, फिर -1 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ में, फिर -1 का कॉम्बिनेशन -1 के साथ में। अगर मुझे ए क्रॉस ए निकालना है, ऑर्डर ट्रिपलेट में आ गया, तो देखो इसका कॉम्बिनेशन पहले इसके साथ में, फिर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ में, तो कैसा होगा 1 1 1 एक हो जाएगा, और फिर -1 1 1 ये दूसरा हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ में 1 1 -1, फिर इसका -1 1 -1 के साथ में, फिर इसका कॉम्बिनेशन। अभी हम किस में चले गए, 2 में ये हो गए, अब इसमें आते हैं, इसमें आएंगे तो ये 1 का कॉम्बिनेशन -1 1, और फिर -1 का कॉम्बिनेशन -1 1, ठीक है। और अब इसमें आ जाते लास्ट में, तो यहाँ आ जाएगा 1 -1 -1, और फिर -1 -1 और -1। तो ये हो गया ट्रिपल ऑर्डर ट्रिपलेट जो हमको कैलकुलेट किया है, करेक्ट है। नेक्स्ट चीज को देखते हैं स्टूडेंट्स, और ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ए क्रॉस बी यूनियन सी करना है, मतलब ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करना है, मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इन सब कॉन्सेप्ट की वैसे खास जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा बी यूनियन सी निकाल के उसके ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, अब कुछ एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैंने ए ले लिया 1 2 3, और बी ले लिया मैंने 3 4 और 5, तो फाइंड ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। अब ये फार्मूले को यूज करने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लेता हूँ, तो सॉल्यूशन में आ जाते। बोलो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अब क्या करो, ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, तो ए में 1 है और इसमें 3 है, तो ये 1 3 होगा, 2 3 होगा, और 3 3 होगा, करेक्ट है। 1 3 2 3 3 3, खत्म हो गई बात। ऐसे हम निकाल सकते थे, इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इसको आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम रिलेशन करेंगे। तो रिलेशन के बारे में आइडिया दे दी कि रिलेशन जो है ना, इसी में बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब थोड़ा सा अप्रोच बदलेगा, मतलब अब क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है, अब वो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स में हम रिलेशन सर्च आउट करेंगे। जैसे x, y हो गया, तो x और y में क्या रिलेशन है उसकी बात करेंगे, मतलब वापस से वही चीज को डिस्कस करेंगे जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में बात की थी, कि जितने सबसेट्स होंगे ना उतने ही वहाँ रिलेशंस हो जाएंगे, करेक्ट है, फाइन।